जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। घर में सुबह से बहुत चहल पहल थी। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार मनाने की तैयारी चल रही हो, जैसे घर में कोई बहुत बड़ा फेरबदल हो रहा है। कविता कॉलेज से जब लौट कर आई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई पार्टी की तैयारी चल रही हो। माँ से पूछने लगी, माँ आज घर में क्या हो रहा है, कुछ खास तैयारी है, कोई आ रहा है क्या। माँ ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा और बोली, हाँ तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं क्या। उनके मुंह से आवाज निकली, इतनी जल्दी क्या है माँ, अभी तो मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई। हाँ बेटे, एक अच्छा रिश्ता है तेरे लिए। तेरे पापा के ऑफिस के कोई अफसर हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगा है। लेकिन अभी मेरी पढ़ाई ही पूरी नहीं हुई है, अभी शादी की क्या जल्दी है। मैं अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हूँ। माँ शायद इस रिश्ते से बहुत खुश थी। बहुत बड़ा घर है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, तो बहुत खुश रहेगी कविता। वह बाहर आई, ड्राइंग रूम में पापा के पास पहुँच गई। पापा, यह सब क्या सुन रही हूँ मैं, आपने मेरी शादी के लिए सोच लिया अभी से। हाँ बेटा, मैंने भी सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी तब शादी करूँगा, लेकिन यह रिश्ता इतना अच्छा है और खुद चलकर हमारे घर आया है तो मैं इससे इनकार नहीं कर पाया। अपनी बेटी का अच्छा कौन नहीं चाहता। माँ बाप दोनों की बातें सुनकर और उनका उत्साह देख कविता चुप हो गई। शाम को लड़के वाले आए। उसकी खूबसूरती देख सबने तुरंत हाँ कर दी। यहाँ तक कि पंडित जी को बुलाकर शादी की तारीख भी निकलवाने लगे। कविता के मन में बड़ी दुविधा थी। वह अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन माँ बाप का ध्यान रखकर संकोच बस कह नहीं पा रही थी। तभी लड़के की माँ ने पूछ लिया, बेटी तुम्हें कुछ कहना है। जैसे कविता इसी मौके की तलाश में थी। हाँ जी आंटी जी, मैं चाहती थी कि मेरे फाइनल के पेपर देने के बाद ही शादी हो। तो एक बार तो सभी चुप हो गए। उसके माँ बाप ने बात संभाली। दरअसल जी 2 महीने की बात है, इसका बड़ा मन था आगे कुछ करने का, लेकिन आप लोगों के रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके हम। अगर आप लोग 2 महीने तक रुक जाएं। उसके पिता ने भी उनके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, इसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, फिर तो इसे घर में ही रहना है। उसके माँ बाप ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और कहा, वैसे तो हमें इसकी कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, हमें कोई नौकरी तो करानी नहीं है, लेकिन यह चाहे तो शादी के बाद भी परीक्षा दे सकती है। इधर किस्मत ने कुछ साथ दिया और शादी की तारीख ही 2 महीने बाद की निकली। कविता ने जैसे राहत की सांस ली। उनके माँ बाप ने अपनी हैसियत से ज़्यादा शादी का इंतज़ाम किया। जब भी वह कुछ कहती, दोनों कह देते, हमारी बेटी हो, अच्छे से अपने घर चली जाओगी, सुखी रहोगी, और हमें भला क्या चाहिए। तेरा छोटा भाई ही तो है, तो उसके लिए मेरी पेमेंट ही काफ़ी है। शादी होकर कविता ससुराल पहुंची। बहुत बड़ा सा बंगला था। बहुत रीति रिवाज निभाते हुए 2 दिन बीत गए। शादी के 2 दिन बाद बहुत बड़ा रिसेप्शन उसके ससुराल वालों ने किया, लेकिन उसे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि उसके माँ बाप को वहाँ बुलाया नहीं गया था। अंदर ही अंदर उसने अपने आप को बड़ा दुखी महसूस किया और उसने अपने पति विराज से इस बारे में बात की। क्या आपने पापा को मैसेज नहीं किया। विराज ने एक बार उसको गहरी निगाह से देखा और कहा, शायद मम्मी पापा ने किया होगा, मुझे पता नहीं। तुम इस बात को छोड़ो और रिसेप्शन के लिए तैयार होने ब्यूटी पार्लर चली जाओ। अच्छे से तैयार होकर आना, तुम्हें बहुत खूबसूरत दिखना है आज। अभी वह कुछ और पूछती, उससे पहले ही सासू माँ आ गई और एक पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। ये कपड़े पहनने हैं और ये सेट। विराज कमरे से बाहर चला गया था तो उसने अपनी सासू माँ से भी पूछ लिया, मम्मी जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। आपने मम्मी पापा को नहीं बताया क्या रिसेप्शन के बारे में। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी सासू माँ ऐसा जवाब देंगी। यह हमारे अपने घर का फंक्शन है और यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, वहाँ उनका भला क्या काम। कविता अपनी सासू माँ की बात सुनकर अवाक रह गई। उसे समझ नहीं आया वह कैसे प्रतिक्रिया दे। चलो अब गाड़ी तैयार है, तैयार होने के लिए जाओ, शाम को तुम्हें बहुत खूबसूरत लगना है।
सभी मेहमान तुम्हारी तारीफ करें और तुम्हारी सुंदरता में खो जाएं, तुम्हारे घर के बारे में पूछना ही भूल जाएं, अपने परिवार वालों के बारे में ससुराल वालों के ख्यालात सुन कविता को एक जोर का धक्का लगा। बड़े बड़े लोगों से उसे मिलवाया जा रहा था। कविता बाहर से तो मुस्कुरा रही थी, सबसे नमस्ते कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल रो रहा था। शादी होते ही उसके ससुराल वालों का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति एकदम से कैसे बदल गया। खैर, जैसे तैसे पार्टी समाप्त हुई और कविता बहुत थक गई थी। तन से ज्यादा वह मन से थक गई थी। तभी वहां विराज आ गया और उसने आते ही उसको बाहों में जकड़ लिया। आज बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। यह क्या, आप शराब पीते हैं? कविता ने घबरा कर पूछा। विराज हंसते हुए उसे खींचने लगा। हाँ, इसमें क्या है, सभी बड़े लोग पीते हैं पार्टियों में, लेकिन आपने शादी से पहले तो यह बताया ही नहीं था। लो, इसमें बताने वाली क्या बात है, बड़े घरों में सभी पीते हैं। हाँ, लेकिन तुम क्या जानो, तुम कभी बड़े लोगों में बैठी नहीं ना। यह बात कविता के दिल को तीर सी चुभी। उसे समझ आ गया था, जैसा वह या उसके घर वाले समझ रहे थे, उसके ससुराल वाले और वहाँ का माहौल वैसा नहीं है। क्या वह माँ पापा को बताए या नहीं? नहीं, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और कविता की सारी रात करवटें बदलते हुए बीती। कविता की शादी को महीना हो गया था। 10 दिन के लिए उसे विराज के साथ हनीमून के लिए पहाड़ों पर भेज दिया गया था। उसके पापा उसे लेने आए तो बहाना बनाकर वापस भेज दिया कि अभी उनके यहाँ आना जाना लगा हुआ है और वह इन सब से फ्री होकर उसे स्वयं ही भेज देंगे। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। एक दिन बड़ी हिम्मत कर उसने विराज से कहा तो उसने कहा माँ से पूछ लो, और कहकर टाल दिया और ऑफिस चला गया। कविता ने फिर अपनी सासू माँ से ही पूछ लिया। शाम को विराज मिला लाएगा कहकर सासू माँ ने उसे थोड़ी सी राहत दी। शाम को बड़ी सी गाड़ी में गहनों से लदी जब वह मायके पहुंची तो सभी उसे देखकर निहाल हो गए। माँ के गले लग कविता खूब रोई। सभी ने इसे उसका प्यार समझा। शादी के महीने बाद पहली बार जो आई थी तो भावुक होना लाजमी था। माँ उसे ससुराल की बातें पूछने लगी। माँ बाप का उत्साह देखकर उसने मन की पीड़ा मन में ही दबा दी। सुंदर कपड़े, मेकअप और गहनों की चमक ने उसके हार्दिक दुख चेहरे की उदासी को ढक दिया था, लेकिन दिमाग कहता कि बताना चाहिए। ससुराल की हकीकत माँ बाप को बताए ना बताए, इसी कश्मकश में थी। माँ का ये कहना था कि उसकी बेटी ससुराल में सुखी है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न है। दामाद भी कितना हंसमुख है। कविता ने अपने आप को रोक लिया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। 2-4 दिन आपके साथ रहकर चली जाऊंगी। आप विराज को कहो ना। माँ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि 2-4 दिन हमारे साथ रह जाए, फिर तो अपनी गृहस्थी में फंस जाएगी। वह फिर से अपने माँ बाप और परिवार के साथ पुरानी मनमानी जिंदगी कुछ दिन के लिए फिर से जी ले। माँ बाप को सच्चाई बताकर अपने दुख से दुखी करने का उसका मन न था। डिनर करते हुए माँ ने विराज से उसे कुछ दिन छोड़ जाने के लिए कहा तो विराज एकदम से तेज आवाज में ना कर बैठा। नहीं नहीं, यह कैसे रुक सकती है? मेरा मतलब, माँ ने साथ ही लाने को कहा था। माँ से कहकर नहीं आए हैं। अब इसके बिना घर में कोई काम नहीं होता ना। माँ ने तो सब इसी को सौंप दिया है। उसके माँ बाप का यह जानकर कि उसका अपने ससुराल में कितना मान है, उसे वहाँ कितना चाहते हैं, सभी खुश हो गए। कविता समझ गई कि विराज जानबूझकर वहाँ नहीं छोड़कर जा रहा है और उसकी माँ ने उसे समझा कर भेजा होगा, कहीं वह उन सभी को असलियत अपने मायके में न बता दे। वह विराज के साथ ही 4-5 घंटे मायके में बिताकर वापस ससुराल रूपी पिंजरे में चली गई। कविता के ससुराल वालों का व्यवहार उसके साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वह उसकी सुंदरता को सभी के सामने शोपीस की तरह पेश करते थे और मायके वालों से भी संबंध नहीं रखना चाहते थे। उसने मन ही मन संकल्प किया कि वह इस पिंजरे को धीरे धीरे अवश्य काट देगी और अपने ख्वाबों का महल बनाकर स्वतंत्र उड़ान भरेगी। कविता ने धीरे धीरे ससुराल वालों की पसंद नापसंद जानना शुरू कर दिया।
उसकी कोशिश होती कि वो सभी का दिल जीत ले। कुछ ही दिनों में कविता ने अपने ससुराल का सारा इतिहास जान लिया था। वास्तव में उसकी सास एक साधारण परिवार से थी और पैसे वाले घर में आकर मायके से रिश्ता तोड़ चुकी थी। ससुर बहुत ही अनुशासन वाले थे, जबकि पति माँ का आज्ञाकारी। कोई भी सास कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, पर अपनी बहू को संस्कारी देखना पसंद करती है। उसकी बहू उसकी हर बात माने, उसकी हर आज्ञा का पालन करे। और कविता ने यह बात गांठ मान ली थी कि अगर उसे अपना अस्तित्व बनाना है और बचाना है तो सास और पति को ही जरिया बनाना पड़ेगा। सास को भी मनाना पड़ेगा और पति को भी। हालांकि घर में नौकर चाकर थे काम के लिए, लेकिन कविता को पता था कि किसी के दिल को जीतना हो तो सबसे पहले उसका पेट मनपसंद चीजों से भरो, फिर उसकी पसंद नापसंद को जितना हो सके अपनाओ। कविता खुद रसोई घर में जाती और अपनी निगरानी में सबकी पसंद की चीजें बनाती। उसे पता था कि उसके सास को शुगर है और उन्हें सुबह के नाश्ते में दलिया, स्प्राउट्स, अनाज और फ्रूट्स आदि दिए जाते हैं। पति को भी खाने में आलू के पराठे और दही बेहद पसंद थे। वह हर रोज अलग अलग तरह के भरवा पराठे टेबल पर सर्व कराती, जबकि ससुर खाने के मामले में बहुत सावधानी रखते। कोलेस्ट्रॉल की शिकायत जो थी उन्हें 1 महीने में दोनों की रिपोर्ट आई बहुत पॉजिटिव थी। कविता के व्यवहार से सास ससुर और पति सभी प्रसन्न थे और अब उस पर रोक टोक कुछ कम हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि कविता उनके रंग ढंग अपना रही है और अपने गरीब घर से नाता तोड़ चुकी है, क्योंकि उसने अब तक मायके के बारे में कोई बात ही नहीं की, ना ही वहां जाने के बारे में और ना ही कोई सवाल पूछे। हालांकि सजने संवरने में कविता की ज़्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन इतना वह जानती थी कि शादी के बाद पति पत्नी को सजे सवरे रूप में देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से उनका बड़े घर की बहू होने का दिखावा। जब भी कोई मेहमान घर आता तो वह हद से ज़्यादा टाइम साज श्रृंगार में लगाती, जब तक कि 2-3 मैसेज नहीं आ जाते कमरे से बाहर नहीं आती और फिर मेहमान के सामने विनम्र होकर कहती, माफ़ करना, बड़े घर की बहू होना थोड़ा उसी तरह दिखना भी चाहिए। अब साधारण परिवार की लड़की थी तो यह सब कभी किया नहीं, तो थोड़ा टाइम लग गया। सास और पति उसकी तरफ देखते, लेकिन वह इग्नोर कर देती। ये वही वाक्य थे जो उसको पति और सास द्वारा जब तब सुनाए गए थे। अब उन्होंने यह कहना बंद कर दिया था, क्योंकि वह उन्हें कोई मौका ही नहीं देती थी। अब वह पार्टियों में सभी से बहुत घुल मिल कर रहती, इतना कि घर वालों पर भी उसका ध्यान नहीं रहता कि सभी मेहमान उसकी बड़ी तारीफ करते और उसे अपने घर इनवाइट करते। कभी पति के दोस्त उसके पति को अपने साथ लाने को कहते, तो कभी सास की सहेलियां उसकी तारीफ करती, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है और सुंदर भी, बहुत किस्मत वाली हो। अपने से ज्यादा बहू को तवज्जो मिलते देख सास का चेहरा बुझ जाता और औरतों वाली ईर्ष्या उसके सास के मन में पैदा होने लगी। उन्हें लगने लगा कि बहू 1 महीने में कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न होती जा रही है। उनके घर के रीति रिवाज, खान पान और तौर तरीकों को कुछ ज़्यादा ही अपना लिया है। घर में भी नौकरों से काम लेना और घर के छोटे मोटे फैसले वह स्वयं ले रही थी। उन्हें घर में अपना स्थान कम होता लग रहा था। जब भी वह टोकती, वह हमेशा कह देती, मम्मी मैं बेशक छोटे गरीब घर की हूँ, लेकिन सीखने में मैं आप पर ही हूँ। आपने मुझे चुनकर भूल नहीं की है। मैं आपको दिखा दूंगी, आपकी पसंद नंबर 1 है। आपकी सभी सहेलियाँ आपसे जलेंगी। अब इस पर वो आगे कुछ ना कह पाती। धीरे धीरे ससुराल में सभी काम कविता ने अपने हाथ में ले लिए और धीरे धीरे सास ससुर पति को उसकी आदत पड़ गई, उस पर निर्भर रहने लगे। 4-5 महीने हो गए थे, परंतु उसने एक दिन भी मायके जाने के लिए नहीं पूछा था। दरअसल पार्लर जाने का कहकर वह 2 बार मायके होकर आई थी और मायके वालों को भी समझा दिया था कि सासू माँ ने सारा घर का भार उसे संभलवा दिया है और रोज कोई ना कोई पार्टी रहती है, तो ज्यादा समय के लिए वह नहीं आ सकती। मायके में सभी उसको ससुराल में खुश देखकर प्रसन्न थे। 30 से 1 दिन पहले अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए। वह देखकर बहुत खुश हुई, पर उसने सास के सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी योजना में कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वह जान गई थी कि अगर उसने अपने मायके का मुंह दिखाया
तो ससुराल वाले उसे वहाँ से दूर रखने की कोशिश करेंगे। पिता ने उसकी सास से उसे ले जाने के बारे में कहा तो वह बीच में ही बोल पड़ी, पापा मैं नहीं आ पाऊंगी इतने दिनों के लिए। मम्मी जी सोशल कामों में बिजी रहती हैं, घर में पार्टी वगैरह का इंतजाम भी देखना होता है। मम्मी जी के भाई आएंगे राखी पर। और बात अधूरी छोड़कर उसने आगे कहा, आप शिवम को भेज देना। उसकी सास उसको बोलते देख हैरान रह गई। कविता इतनी जल्दी, इतनी ज्यादा बदल गई कि मायके भी नहीं जाना चाहती। नहीं नहीं कविता बेटे, हम मैनेज कर लेंगे, तुम कुछ दिनों में जाकर रह आओ। वैसे भी शादी को 6 महीने हो गए हैं और तुम एक दिन भी जाकर रह नहीं पाई मायके। उसको हैरानी में डालते हुए उसकी सास ने कहा। तब तक उसके ससुर और पति भी आ चुके थे। दोनों ने उसके पिता से घर में सभी का हालचाल पूछा। सच कहते हैं, अगर आपको मान पाना है और स्वाभिमान से जीना है तो दूसरों को भी मान और अपनापन दो और देखोगे कि इंसान कितना बदल जाता है। लेकिन जरूरत है धैर्य और संयम की। परंतु परिस्थितियां विपरीत होने पर साथ में बुद्धि और चतुराई भी चाहिए। आने का कारण जान ससुर ने सहमति दे दी, पर विराज थोड़ा चुप हो गया। सासू की आज्ञा पालन कर कविता कमरे में आ पैकिंग करने लगी और मन ही मन बहुत खुश थी। सासू माँ भी पीछे पीछे आ गई। कविता ने पूछ लिया, क्या मैं सच में जाऊँ इतने दिनों के लिए माँ? क्यों, तुम्हारा मन नहीं लगेगा वहाँ, या तुम्हें यहाँ के ऐशो आराम की आदत पड़ गई है? सास ने व्यंग करते हुए कहा, अब बहू तो आप ही की हूँ, पैसे वालों की कभी गरीबी से निभी है क्या? वैसे भी गरीब मायके वालों से संबंध रखने से क्या फायदा? सास ने भौचक्का होकर उसे देखा, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने आगे पूछा, वैसे मम्मी आपके मायके वाले कहाँ रहते हैं? शादी में नहीं देखा मैंने। तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे पापा को चाय नाश्ता कराती हूँ। ओह हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी मम्मी जी, हमारे यहाँ मेहमानों का बहुत ख्याल रखा जाता है। हाँ मैं अभी इंतज़ाम करवाती हूँ, कहकर वो जल्दी से मुड़ गई। कुछ देर बाद उसकी सास वापस कमरे में आई और एक साड़ी और श्रृंगार का सामान लेकर तीज के व्रत विधान समझाने लगी। तुम्हारी पहली तीज है जो मायके में ही मनाते हैं। उसने झुककर आशीर्वाद लिया और अपने सूटकेस में रख लिया। बहुत से तामझाम के साथ उसकी सास ने गाड़ी में बिठाकर उसे मायके के लिए विदा किया। कविता मायके में आ गई। उसने एक चैन की सांस ली। अब वह एक पड़ाव पार कर चुकी थी। पिंजरे के रखवाले ने ही उसको पिंजरे से बाहर भेजा था। पिंजरा अब खुलने लगा था। अब बस 1-2 कदम और मंजिल उसे पास आती लगी। कविता आजकल मायके में ही थी, साथ ही आगे की योजना भी बना रही थी। ससुराल में सभी के व्यवहार में परिवर्तन तो अच्छा हो रहा था, बस अब उसे अंजाम तक पहुंचाना था। अब आगे अभी 4 दिन भी नहीं बीते थे कि सास का फोन आ गया। उसके बिना ससुराल में कोई रौनक नहीं है। जो सिस्टम उसने खाने पीने का घर पर सेट किया था वह सब बिगड़ रहा है। उसने पूछ लिया, वापस आ जाऊं क्या मम्मी जी? नहीं नहीं, अब तो त्योहार करके ही आना, शादी के बाद पहली राखी है ना तुम्हारी। सास ने जल्दी से कहा। हफ्ता होते होते विराज का फोन आ गया। पति के स्वर में मायूसी थी। और कितने दिन बाद आओगी? मैं क्या करूं, मम्मी जी ने ही भेजा है। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी। आप मम्मी जी से बात करो। आज वह अपनी सहेलियों के घर आई हुई थी। जब उसके भाई का फोन पहुंचा कि जीजा जी आए हुए हैं, उसे हैरानी हुई। घर आई तो देखा विराज सभी से हंस हंस के बातें कर रहा था। यह वह वाला विराज नहीं था जो पहली बार आया था। यह शायद उसकी बातों का असर था जो उसने विराज से कई बार बातों बातों में कही थी कि जो भी मेरे माँ बाप को सम्मान देगा, मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और प्यार होगा। एक बार विराज ने कहा, वह ऐसा क्यों कह रही है? तो जब उसने कहा, क्यों, क्या आप नहीं चाहते कि आपके माँ पापा को सभी से सम्मान मिले और जो उनका सम्मान करता है वो आपको अच्छा लगता है? मैं भी आपको तभी अच्छी लगती हूँ ना। उसने उसके मन को टटोला। वैसे मुझे भी अच्छा लगेगा। विराज शायद उसका इशारा समझ गया था कि कविता क्या कहना चाहती है
और आज वह उसके व्यवहार में दिख रहा था। पति का प्यार तो सबको चाहिए होता है, पर माता पिता का सम्मान भी करे, ये भी हर बेटी चाहती है। और मन का बंद पिंजरा शायद खुलने लगा था माँ बाप के कहने और भाई के जिद पर। विराज ने वहीं रुकने को कहा तो उसने टोक दिया, मम्मी पापा नाराज होंगे, मैं फ़ोन कर देता हूँ। उसने उसकी ओर देखते हुए जवाब दिया। सुबह नाश्ते के बाद विराज चला गया और टीका कर उसने राखी बांध भाई की आरती उतारी। ऑफिस के बाद विराज उसे लेने आ चुका था। उसने आगे की प्लानिंग कर रखी थी। लंच करके वह ससुराल चली। अंदर पहुंची तो सास ने खुशी खुशी उसका घर का हालचाल पूछा और उसके वापस आने पर खुशी जाहिर की। क्या आप अपने भाई के राखी बांध आई? उसकी बात को सुनकर वह चुप हो गई, शायद कुछ उदास हुई। विराज अपने कमरे में जा चुका था। तभी बेल बजी। उसने बढ़कर दरवाजा खोला। कौन है कहकर उसकी सासू वहां आ गई। दरवाजे पर भाई को देख अपने स्थान पर खड़ी रह गई। आज 10 सालों बाद वह अपने भाई को देख रही थी। पति और ससुराल के दबाव में और कुछ मायके की गरीबी से उनके रिश्तों में दूरियां आ गई थी। ससुराल को बनाते बनाते वह मायके को भूल बैठी। फिर 10 साल पहले माँ बाप के जाते ही ये दूरियां रिश्ते टूटने का कारण बन गई। ना वह मायके जाती थी और ना ही भाई बहन के तेवर देख यहाँ आता था। अचानक भाई को सामने देख इतने सालों से अंदर भरा दुख आंसू के जरिए बाहर आ गया। आज के दिन वह हमेशा भाई को याद करती, पर अहंकारवश कभी भाई से मिलने की पहल नहीं की। भैया कहते हुए वह भाई की तरफ बढ़ी, लेकिन फिर अपने कदम पीछे खींच लिए। भाई ने बहन को देखा। तब तक कविता थाली में राखी और मिठाई रखकर ले आई। अब यह भाई बहन का रूठना मनाना बाद में। मम्मी जी पहले राखी बांधकर मामा जी की आरती करिए, कविता ने बोला तो सासू माँ जी की आंखों में आंसू भर आए और अंदर का सारा घमंड पिघल कर बह रहा हो। भाई ने उसकी आंखों से आंसू पोंछा। आंसुओं से ही स्वागत करेगी क्या? सासू माँ ने भाई के टीका किया और राखी बांधी और फिर मुंह में मिठाई रखा और उसके बाद गले मिलकर रोने लगी। पिंजरा टूटकर बिखर रहा था। पिछले 10 सालों में जो आसपास बुना गया था सोने का। भाई बहनों का मिलन देख कविता बहुत ही राहत महसूस कर रही थी। दोनों भाई बहन पिछले 10 सालों के गिले शिकवे निपटाकर अपनी घर गृहस्थी की बातें करने में लगे पड़े थे, मानो कभी कोई दूरी रही ही ना हो। विराज और उसके पापा यह सब देख रहे थे। इतने सालों बाद मामा को देखकर विराज भी बहुत खुश हुआ। वास्तव में आज वह अपनी माँ को बहुत प्रसन्न देख रहा था। दोनों के बीच किस कारण दूरी हुई थी यह तो उसे भी नहीं पता था, लेकिन कविता ने उनका मिलन कराया। यह जानकर उसने कविता को गले लगा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद कविता, तुमने मेरी माँ को आज बहुत बड़ी खुशी दी है। मैंने माँ को आज तक इतना खुश कभी नहीं देखा। वास्तव में सच कहते हैं कि माँ की खुशी बच्चों के लिए बहुत मायने रखती है और जो उनको खुश रखता है उनका वह सम्मान भी करता है। कविता के जीवन का सबसे खुशी का पल था जब उसकी सास ने आकर उसको गले से लगा लिया और अब तक के अपने किए गए व्यवहार पर क्षमा मांगते हुए कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, क्योंकि वह सब कभी मेरे साथ भी हुआ था और मैं वही सब कर रही थी जो भोगा था। लेकिन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब यह उसका ससुराल नहीं बल्कि उसका अपना घर है, जहाँ वह जैसे चाहे रह सकती है और अपने घर को चला सकती है। समझदारी से कविता ने आज अपनी ससुराल को पिंजरे की बजाय अपने ख्वाबों के महल में बदल दिया था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।